तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा पढ़े उससे पहले अपन बात कर चुके हैं डीसी के बारे में, दिष्ट धारा के बारे में। अभी तक जितने भी चैप्टर किए हैं अपन ने, चाहे तुम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तक चले जाओ बेटा, ठीक है, सबके अंदर आज तक जो डिस्कस किया है वो केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा नहीं, दिष्ट धारा को किया है। किसको किया है? दिष्ट धारा को किया है, जिसमें अपन ने फिक्स कहा है कि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होती है। सर्किट में जब भी अटैच किया तो अपन एक बैटरी अटैच की, ठीक है, ये वाली बात। आज बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले अपन एसी और डीसी दोनों में कंपैरिजन करें, हल्का सा कंपैरिजन देखें। डीसी मतलब दिष्ट धारा। तो सबसे पहली बात, दिष्ट धारा वह धारा या दिष्ट वोल्टा वह वोल्टेज जो टाइम के साथ परिवर्तित ना हो। कैसे? आवर्ती रूप से। हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो करंट है वो फंक्शन नहीं होगा किसका? टी का। समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज, ये दोनों ही जो है वो फंक्शन नहीं होने चाहिए। तो यहां पर अगर बात की जाए तो डीसी या डीसी वोल्टेज या फिर करंट की बात करें तो यहाँ I या V ये दोनों टाइम के साथ क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं होगा। समय के साथ परिवर्तन हो सकता है पर आवर्ती रूप से परिवर्तन ना हो। आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं होगा, आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं होता। जबकि यहां पर देखा जाए, एसी के अंदर देखा जाए तो एसी जो होती है वो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। धारा का मान जो होगा वो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज या करंट लिया जाए तो इस प्रकार से चेंज मिलेगा। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही मिले, अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, पर ये ज्यावक्रिय एसी है, ज्यावक्रिय एसी। अगर इसके लिए इक्वेशन की बात करें तो इसकी करंट की इक्वेशन आती है E = E0 sin ओमेगा टी, या फिर इसके वोल्टेज की बात करता है तो V = V0 sin ओमेगा टी। ये तो यहां जो करंट है या फिर वोल्टेज है ये दोनों ही टाइम के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता। समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तन हो तो उसे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहेंगे। जबकि डीसी के अंदर जो होगा वो मान समय के साथ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, पर वो आवर्ती रूप से चेंज नहीं आएगा। ये परिवर्तित डीसी हल्का फुल्का मान जो होता है वो वेरी कर सकता है। क्लियर? दूसरी बात करें, जब इसमें आवर्ती रूप से परिवर्तन नहीं होता है तो इस डीसी के लिए अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, आवर्तकाल की, किसकी बात कर रहा हूं? आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल होता है अनंत और इसकी आवर्ती जो होती है वो होती है 0, वो होती है 0। जबकि अपने यहां बात की जाए इंडियन एसी के लिए, मतलब अपने जो घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता आती है तो उसका वोल्टेज जो होता है वो जनरली होता है 220 वोल्ट, आरएमएस मान होता है। ये बताएंगे क्या होता है। वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आवर्ती का मतलब ये हो गया कि ये प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता जो है 1 सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करती है। कितने साइकिल कंप्लीट करती है? 50 साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो इसके आवर्तकाल की बात करूं तो T = होगा 1/n और n की वैल्यू है 50। इसको सिंपलाइज करो, दिया आएगा 0.02 सेकंड। तो आवर्तकाल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.02 सेकंड। ये कंडीशन आती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होगा, जिसकी आवर्ती जो होती है वो जनरली अपने इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज होती है। वोल्टेज जनरली अपने घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट होता है। यही अगर मैं बात करूंगा यूएसए वगैरह की तो उस केस में वहां का जो वोल्टेज 220 नहीं 110 होता है। कितना होता है? 110 होता है। जबकि उसकी आवर्ती जो होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 60। क्लियर? तो यहां ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में ऐसे कितने बनेंगे कि सर ऐसे 50 बनेंगे। 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो ऐसे लूप बनेंगे कितने?
50। और एक लूप में देखा जाए या एक आवर्त में देखा जाए तो इसका मान जो है वो 2 बार 0 होता है, 2 बार मैक्सिमम होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव में। इट मींस जब तुम लोग देखते हो क्या 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ऐसे 50 लूप बनेंगे और हर लूप में 2 बार 0 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, तो आपको 1 सेकंड में जो करंट आती है उस करंट की वैल्यू लगभग 50 इंटू 2 मतलब 100 बार शून्य होती है। धारा का मान 100 बार शून्य होता है और 100 बार ही क्या होता है, अधिकतम होता है। तो 100 बार इसका मान 0 होता है, 100 बार इसका मान अधिकतम होता है। डीसी का जो सोर्स है, डीसी का जो सोर्स है, जनरली वो सोर्स लेते हैं अपन क्या, बैटरी। क्या लेते हैं, बैटरी। इसका एक सिरा हाई वोल्टेज, एक सिरा लो वोल्टेज, और करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, एक फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। जबकि यहां बात करें तो यहां एसी का जो सोर्स होता है उस एसी को सोर्स को जनरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जैसे यहाँ एसी का डीसी का जो सोर्स होता है वो बैटरी होता है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एसी का जो सोर्स होता है बेटा वो जनरली एसी जनरेटर लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, एसी जनरेटर लेते हैं, ठीक है। और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें स्पेसिफिक कोई भी डायरेक्शन बताई नहीं जाती करंट की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा ये चेंज होता रहता है, टाइम के साथ जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आप डायरेक्शन बता सकते हो, पर फिक्स यही एक फिक्स डायरेक्शन होगी, जैसे अपन डीसी में बताते हैं वैसा अपन इन सर्किट डायग्राम के अंदर कहीं भी ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर। अब यहां पर देखा जाए तो डीसी करंट का जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो जनरली अपन यूज करते हैं क्या, अमीटर, और वोल्टेज के लिए अपन यूज करते हैं बेटा क्या, वोल्ट मीटर। नॉर्मली अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से अपन डीसी करंट का मेजरमेंट करते हैं, पर इन्हीं अमीटर और वोल्ट मीटर को आप अगर एसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये जो है वो रीडिंग नहीं देते। इनके लिए यूज किया जाता है बेटा क्या, तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर। हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर जो है इसके लिए यूज किया जाता है, और ये दोनों ही जो होते हैं बेटा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होते हैं। जबकि यहां बात किया जाए ये अमीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं वो जनरली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होते हैं, कि जब धारावाही कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है और वहां पर वो कॉइल जो होती है वो रोटेट होती है और ऑब्जर्वेशन देती है। जबकि यहां पर जो है ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस है, और हीटिंग इफेक्ट के लिए फॉर्मूला H होता है I²RT। सिस्टम का अगर R या Z इंपीडेंस कांस्टेंट हो तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी किसके, R² की, और जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा जो है अमीटर, तब तक अमीटर या वोल्ट मीटर में विक्षेप आएगा। तो इसका जो विक्षेप होता है वो डिपेंड करता है हीट पर, और हीट डिपेंड करती है I² के समानुपाती। तो इसकी जो तप्त तार अमीटर या वोल्ट मीटर की जो स्केल होती है, स्केल मतलब जो पैमाना होता है, पैमाना वो अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर का मतलब क्या, कि जो डिफरेंस आएगा, जैसे अपन लिखते हैं 0, और जनरली डिफरेंस जो होता है वो सेम रखा जाता है, पर यहां पर ये अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये गैप जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। डिफरेंस तो एक का ही है, यहाँ पर भी डिफरेंस एक का, ये भी एक, ये भी एक, पर इनका जो ये गैप है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर H प्रोपोर्शनल है I² के, इसलिए जो है डिफरेंस भी चेंज होता था। तो अरेखीय स्केल होती है, जबकि यहां पर देखा जाए तो इसकी जो स्केल होती है वो रेखीय होती है, क्योंकि इसका विक्षेप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, और रेखीय जो पैमाना मिलेगा, क्या मिलेगा, पैमाना, वो रेखीय है। कैसे, ये वाली कंडीशन, ये 0 सेम गैप आएगा, 1 2 3 4, इस प्रकार से ये इक्वल गैप रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल गैप। तो यहां पर लीनियर मिलती है और यहां पर जो होती है वो नॉन लीनियर होती है। क्या होती है, नॉन लीनियर होती। और एक डिफरेंस देखें, ये जो डीसी करंट होती है, ये डीसी करंट किसी भी मेटेलिक वायर में या फिर किसी भी तार के अंदर संपूर्ण आयतन से पास आउट होती है बेटा, संपूर्ण आयतन से, संपूर्ण आयतन से प्रवाह होगा। जैसे आपने ये वायर ले लिया तो यहां पर जो है करंट इसके संपूर्ण आयतन से निकलेगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो यहां पर अपन बात करते हैं धारा घनत्व की, तो J लिखते हैं I/A,
ए। पर ये जब बात करूंगा एसी के लिए, तो एसी में जो होता है स्किन इफेक्ट मिलता है। स्किन इफेक्ट का मतलब एसी करंट जो होती है वो केवल और केवल मेटल की सरफेस से पास होती है। अगर ये वायर है तो इस वायर की सरफेस जो है वो एसी करंट पास होगी, उसके कंप्लीट वॉल्यूम से पास नहीं होती है। इसीलिए ध्यान रखना, इसके लिए जो वायर यूज किया जाता है, जो तार होता है, किसके लिए, एसी के लिए, वो बहुगुच्छकीय होता है। बहुगुच्छकीय, जैसे तुम लोग अपने घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, लाइट फिटिंग होती है, उसका वायर देखना, उस वायर के अंदर जो है, एक वायर के अंदर ऐसे बहुत सारे पतले 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 वायर, 8 से 10, 10 से 15, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ पतले पतले तांबे के वायर होते हैं। ठीक है, बहुगुच्छे के वायर, क्योंकि जब आप क्या करते हो, बहुगुच्छे के वायर लेते हो तो यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जो है उसमें एसी करंट जो है इजीली फ्लो होती है। क्लियर? चलें आगे। तो ये कुछ जनरल कंपैरिजन देखा इसमें। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, एसी जो होती है इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो इजी होता है। एसी का ट्रांसमिशन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो होता है वो इजी होता है, क्योंकि आप इसको इजीली ट्रांसफार्मर की सहायता से लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ट्रांसफर कर सकते हो, और फिर हाई वोल्टेज पे आगे कम एनर्जी लॉस पर, कम ऊर्जा हास के साथ जो है दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है। जबकि डीसी को जो है जनरली लो वोल्टेज से हाई या हाई से लो करने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। क्लियर? एक जो इन दोनों में सिमिलरिटी है वो ये कि एसी और डीसी इन दोनों के लिए उसमें प्रभाव सेम रहता है। हीटिंग इफेक्ट जो रहता है वो सेम रहता है। क्लियर? अगर इस तप्त तार अमीटर या तप्त तार वोल्ट मीटर को आप डीसी में प्रयोग ले लो तो ये भी विक्षेप देगा। डीसी करंट अगर इसमें से पास कर दो तो अभी ये विक्षेप देगा और सेम ऐसी अलीनियर के अकॉर्डिंग रीडिंग देगा। पर अगर यही आप क्या करो, एसी जो है, एसी को आप अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर करने की कोशिश करोगे तो ये विक्षेप नहीं देंगे। ये अमीटर या वोल्ट मीटर विक्षेप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जो डीसी वाले अमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं वो एवरेज वैल्यू मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज वैल्यू मेजरमेंट करते हैं। और यहां पर अगर देखा जाए एसी या डीसी किसी के लिए भी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो जनरली जो होते हैं एक साइकिल के लिए 0 होती है। या फिर ये कह दो इसमें हर एक पॉइंट के लिए टाइम के साथ जो है करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, तो ये इसको परफेक्टली मेजर नहीं कर पाता। कौन? डीसी अमीटर या वोल्ट मीटर। या फिर ये भी कह सकते हो कि एक चक्कर में जितना पॉजिटिव मान होगा, जितना नेगेटिव, इसका एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो एसी अमीटर या वोल्ट मीटर जो है तप्त तार अमीटर या वोल्ट मीटर से डीसी माप सकते हो, डीसी माप सकते हो। परंतु डीसी वाले अमीटर या वोल्ट मीटर है उसमें से एसी करंट का या एसी वोल्टेज का मेजरमेंट संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों नापते हैं एवरेज वैल्यू और इनका एवरेज जो होता है एक साइकिल के लिए जो होता है वो 0 मिलता है। क्लियर? अब यहां पर कुछ बातें और देख लो। कुछ अल्टरनेटिंग करंट जो है इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे ऐसे बना ली तो ये ट्रायंगुलर एसी होगी, मतलब त्रिभुजाकार एसी बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? त्रिभुजाकार अल्टरनेटिंग करंट। या फिर ज्यावक्री तो बना ही लिया था, वर्गाकार भी हो सकती है। ये जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वर्गाकार एसी हो जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एसी जो हो सकती है मिल सकती है आपको। जनरली अपन पढ़ेंगे ज्यावक्रीय, क्योंकि अपन ने अभी लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा था एसी जनित्र। क्या पढ़ा था? एसी जनित्र। और एसी जनित्र से अपन ने एसी वोल्टेज फाइंड किया था और एसी वोल्टेज जो आया था वो साइनसोइडल आया था, ज्यावक्रीय आया था। क्या आया था? ज्यावक्रीय आया था। देन नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन एसी एलिमेंट जो भी होगा, एसी करंट हो या एसी वोल्टेज, उनके एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज, औसत मान की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज की, जो अपन ने पहले फाइंड कर रखा है, E = E0 sin ωt, या फिर आपको याद हो तो अपन E0 को लिखा था क्या? BNA ओमेगा sin ωt। एसी जनरेटर के अंदर पढ़ा था। ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन ने E0 लिख दिया था। और ये जो है वो क्या है? इसका शिखर मान है, पीक वैल्यू। क्या है? पीक वैल्यू। ठीक है, ये अपन ने एसी जनित्र के अंदर पढ़ा था। ये एसी वोल्टेज है। ऐसे कैसे अगर करंट की बात करता हूं तो करंट के लिए मेरे पास इक्वेशन आ सकती है क्या? I = I0 sin ωt। I0 जो होगा वो होगा E0/Z। Z जो होगा वो उस पूरे परिपथ का, एसी परिपथ का प्रतिबाधा होगा। क्या होगा? प्रतिबाधा। क्या? ठीक है। अब यहां ध्यान देना,
चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, औसत वैल्यू फाइंड करना, एवरेज वैल्यू फाइंड करने का सेम तरीका होगा। अपन किसी एक तरीके को करेंगे। जनरली अपन ने देखा है कि जब भी अपन एवरेज मान निकालते हैं तो जनरली जब वेरिएबल डिजिट्स होती है तो अपन क्या करते हैं, सभी डिजिट्स का बीजगणितीय योग करते हैं और कितनी डिजिट थी नंबर का अपन क्या करते हैं, डिवीजन दे देते हैं, मतलब भाग दे देते हैं। ठीक है, पर यहां पर ये अगर ये देखा जाए आई की वैल्यू या ई की वैल्यू ये टाइम के साथ जो है वो कंटिन्यूस वेरी करेगी, टाइम के साथ जो है वो सतत रूप से परिवर्तित होती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है। तो इस सिचुएशन में जब एवरेज मान निकाला जाता है तो एवरेज मान निकालने का वापस वही तरीका कि यहां पर इसका एरिया फाइंड करो और ये जो एक्स एक्सिस पे जो भी आपने टाइम दे रखा है उससे वापस क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला लिखा जाए एवरेज वैल्यू के लिए तो मैं ऐसे लिखूंगा आई एवरेज, ठीक है, उसमें आई वेरी कर रहा है तो इसको इंटीग्रेट करूंगा आई डी टी, ठीक है, और फिर इसी को टाइम के रेस्पेक्ट में वापस फिर इसी को टाइम को इंटीग्रेट करके डिवाइड कर देंगे। तो ये एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ये करंट के लिए है, किसी अगर वोल्टेज के लिए होता तो वोल्टेज के लिए होता तो आप ई एवरेज इज इक्वल टू लिख लेते क्या, इंटीग्रेट ई डी टी और इंटीग्रेट डी टी, तो आपको वोल्टेज के लिए मिल जाता है कि सर एक करके दिखाओ। तो यहां पर अपन सबसे पहले बात करते हैं एक चक्कर के लिए औसत मान की, एक चक्कर एक आवर्त के लिए यहां से यहां तक कि औसत मान कितना आएगा। एक चक्कर मतलब 0 से लेके t तक का औसत मान निकाल रहा हूं। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला आएगा आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। आप इस आई की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और नीचे इंटीग्रेट करूंगा डी टी। ये टाइम वेरी करेगा 0 से लेके t, क्योंकि अपन को एक पूरे साइकिल का एक पूरे चक्र का औसत मान निकालना है तो ये 0 से t इंटीग्रेट करूंगा, ये भी 0 से t इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना कि सर क्या ध्यान दे कि आई नॉट कांस्टेंट है, यस हमें पता है, तो आई नॉट को बाहर लो, आई नॉट को बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी का करोगे समाकलन। अब साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, हाँ बोलो, भूल गए, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0, dt का हो जाएगा t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। अब इसको सिंपलाइज करोगे, माइनस को बाहर ले लो, ओमेगा को भी बाहर ले लो, तो ये आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ऊपर जो है कॉस ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। अब अपर लिमिट है कैपिटल टी, इसलिए मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं, माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी, लोअर लिमिट में है 0, ये यहां पर भी रखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर गौर से देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये टी भी बाहर आ जाएगा इधर, ये टी, और आपको मिलेगा कॉस, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस, ये हो जाएगा 0। तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। तो ये कंप्लीटली, तो ये एक कंप्लीट चक्कर का जो औसत मान मिलता है वो 0 मिलता है, वो 0 मिलता है। या फिर आप देखो इसको ऐसे भी समझ सकते थे सिंपल वे से कि सर कैसे, मैंने कहा था औसत मान जब भी निकालते तो अपन सबको सम करके क्या करते हैं, जितनी डिजिट्स होती है उसको डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसेस यहां देखा जाए तो इस अल्टरनेटिंग ज्यावक्रीय करंट के अंदर देखा जाए, ये पॉजिटिव पोर्शन और ये नेगेटिव पोर्शन, जितना पॉजिटिव एरिया बनेगा, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ही क्या बनेगा, नेगेटिव एरिया बनेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इनका जब बीजगणितीय योग किया जाएगा तो जितना प्लस है उतना माइनस, टोटल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो उसका औसत मान होगा 0। तो 0 से लेके t तक के लिए औसत मान होता है 0। अब ऐसे ही कुछ और कंडीशन आप सीख सकते हो
जैसे आपको कह दिया जाए t/4 टू 3t/4, इसके लिए औसत मान निकालो। t/4 टू 3t/4 के लिए औसत मान निकालो। तो बेटा यहां पर सिंपल सी बात, वापस से वही चीज है कि सर क्या चीज है बताओ। t/4 मतलब ये वाला पोर्शन, 3t/4 मतलब ये वाला पोर्शन। तो यहां से यहां तक की बात हो रही है, जब यहां से यहां तक की बात हो रही है तो जितना पॉजिटिव पोर्शन बनेगा उतना ही क्या बनेगा, नेगेटिव पोर्शन बनेगा। तो यहां पर भी इसका एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जितना एरिया पॉजिटिव में बन रहा है उतना ही अगर नेगेटिव में बन जाए तो एवरेज वैल्यू 0 बन जाएगी, चाहे करंट की हो चाहे वोल्टेज की हो। समझ गए क्या नहीं समझे? क्या सर अपन एक चक्कर पूरा नहीं करते, अपन आधा चक्कर ही करते हैं। जैसे 0 से t किया, अब 0 से t नहीं करते हैं, t/2 तक की, सॉरी t/2 तक की बात करें यहां तक के लिए, तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो नेक्स्ट, अब उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट जो करना चाह रहे हैं वो अब करना चाह रहे हैं आधे चक्कर का, आधे चक्कर का औसत मान, मतलब 0 से लेके t/2 तक, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात करनी है मुझे। अब यहां तक की बात करनी तो नो डाउट पूरा मान पॉजिटिव है तो यहां कोई ना कोई एवरेज वैल्यू बनेगी। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसी प्रोसीजर को देखते चले जाओ कि सर क्या चेंज किया आपने। 0 से t/2, 0 से t/2, लिमिट करो t/2, लिमिट करो t/2, ठीक है, लिमिट करो t/2, लिमिट करो t/2। तो यहां पर भी लिमिट हो जाएगी t/2, t/2। क्लियर? अब क्या सर अब तो कुछ चेंज आएगा? हाँ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, t से t कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग रहेगा पाई। तो आपके पास यहां आएगा cos पाई और वो 0 रहेगा। जबकि यहां रहेगा t/2, t/2 कॉमन लिया आपने, बाद लिया, t/2, 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा -2। अब यहां पर जो है नेक्स्ट में अगर देखा जाए cos पाई की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आप यहां रखोगे -1, क्या रखोगे, -1, -1, -2 और ये -2 तो प्लस के 4, तो आपको मिलेगा क्या, 4I0 अपॉन ओमेगा टी। आप चाहो तो इस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर लो या ओमेगा टी का मान रख लो, क्योंकि हमको पता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। इट मींस ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 2π, ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 2π। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, 2π से। तो आपको एवरेज वैल्यू मिलेगी 0 से t/2 तक के लिए, वो क्या आएगी, 4I0 अपॉन 2π। ये से कैंसिल होगा तो ये आएगा क्या, 2I0 अपॉन पाई। तो आपको एवरेज आधे चक्कर के लिए जो मिल गया 2I0 अपॉन पाई। तो आधे चक्र का जो औसत मान आता है बेटा, क्या आता है, आधे चक्र का जो औसत मान आता है वो आता है 2I0 अपॉन पाई, डायरेक्ट बेटा। चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे इसका लैब असिस्टेंट का हो, या फिर सेकंड ग्रेड का हो, या फिर तुम लोग कह दो नीट में भी आजकल ऐसे सवाल, इजी सवाल आने लग गए कि किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा के लिए जो है उसका रिलेशन साइनसोइडल है, ज्यावक्रीय है, जैसे लिख दिया I = I0 sin ओमेगा टी या V = V0 sin ओमेगा टी। तो उसके आधे चक्र का औसत मान बताओ, आधे चक्र का औसत मान बताओ। तो बेटा ये आ जाए, पूरे चक्र का पूछे 0। क्लियर? तो तुम्हें यहां पर केवल 2 ही मान निकालने हैं, एक तो आधे चक्र का, एक पूरे चक्र का। अब इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अपने पास जो इक्वेशन है करंट के लिए ले रहा हूं, ये इक्वेशन अगर वोल्टेज के लिए लिखूं तो ये, अगर ये इक्वेशन है, प्रोसेस तरीका बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने कहा औसत मान देखने, इनके क्या देखने हैं, औसत मान। पहला अपन ने देखा 0 से t, 0 से t। तो 0 से t के केस के अंदर औसत मान मिला क्या, 0। क्या मिला, 0। इसका भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, कारण समझना। साइनसोइडल ज्यावक्रीय है, जितना पोर्शन पॉजिटिव का उतना पोर्शन नेगेटिव का, जितना पोर्शन पॉजिटिव का उतना पोर्शन नेगेटिव का। तो ओवरऑल जो होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा, 0। पर यही जब बात की तुम लोगों ने क्या, 0 से
T/2 आधे चक्र की बात की, किसकी बात की? तो इस आधे चक्र में केवल और केवल आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, तो ये आपको मिला 2I0/पाई। क्लियर? या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे अपने पास आया था 4I0/ωt, कोई भी एक फॉर्म दे सकता है। वोल्टेज के लिए बात करता तो भी यही के फॉर्मूले बन जाते क्या? 2E0/पाई, या फिर इस फॉर्म में भी I को रिप्लेस कर लेना E0 से। ठीक है, तो ये E के केस में आ जाएगा। फिर अगला अपन ने देखा कि सपोज क्या करें अपन, टाइम को ले ले 0 से लेके T/4, तो यहां ध्यान देना, यहां समझने वाली बात है। T/4 का मतलब है ये वाला पोर्शन 0 से लेके T/4, यहां तक तो अपन ने मान निकाला था जस्ट ऊपर वाले केस में। अब यहां वाले की बात करूं तो ये वाला पोर्शन जो आएगा ये वाला, तो ध्यान रखना इस वाले पोर्शन का औसत मान जो होगा वो इस वाले पोर्शन के औसत मान के बराबर होगा। जो ऊपर मान है वो ही रहेगा। कि सर क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं। कि सर कैसे? तो ध्यान देना, आपने क्या किया, ये इसको सिमेट्रिकली दो भागों में बांटा है, सिमेट्रिकली सममित रूप से दो भागों में बांटा। ये यहां से तो जितना एरिया आधा हुआ तो समय भी क्या हो गया? आधा हो गया। तो कुल मिला के औसत मान वही रहेगा। अगर आपको यह पूछ लेता कि सर हमें तो T/4 से T/2 चाहिए, T/4 से T/2 मतलब आगे वाला T/4 से T/2 ये वाला चाहिए, तो इसके लिए भी वही मान रहेगा, सेम रहेगा। कि चलो ठीक है सर, आपने कहा मान लिया, हमें तो T/4 से 3T/4 चाहिए, T/4 से 3T/4 के लिए चाहिए। जब T/4 से 3T/4 के लिए बात करूंगा तो इसका मतलब होगा ये T/4 और ये था 3T/4, तो जितना पॉजिटिव पोर्शन उतना नेगेटिव पोर्शन। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? 0। यहां पर भी क्या मिल जाएगा? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा। पर अगर ये पूछ लेता कि सर T/2 से 3T/4 के लिए निकालो, T/2 से 3T/4, ये ध्यान देना, इधर T/2 ये रहा, 3T/4 यहां होगा, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा। अब इसका 1/4 और ये 1/4 मान में बराबर है, औसत मान में बराबर है, पर ये मान जो था वो पॉजिटिव में था और ये मान किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये जो वैल्यूज आ रही थी अब वो आपको नेगेटिव में मिलेगी और कोई फर्क नहीं आएगा। तो माइनस का 2I0/पाई, या फिर यहां देखते तो माइनस का 2E0/पाई। ये तो अगर आपको केवल दो डाटा याद है, ये वाला और एक ये वाला, इससे अब कोई भी आपको औसत मान पूछे आप ज्ञात कर सकते हो, साइन के लिए ज्ञात कर सकते हो। क्लियर? कि सर कॉस का आ गया तो कॉस का भी कर लो। कि कैसे करेंगे? तो वो देखो, I=I0 cos ωt, और इसके एवरेज वैल्यू की बात की जाए। अब कॉस का ग्राफ तो सबको ही पता है, बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है? तो ये 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये। अब यहाँ एवरेज वैल्यू अगर एक साइकिल के लिए पूछे, 0 से लेके T तक के लिए पूछे, तो उस केस में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0, क्योंकि जितना पार्ट पोर्शन का बनेगा उतना ही माइनस का, इन दोनों को जोड़ के प्लस का जितना बनेगा वो माइनस का बन जाएगा, औसत 0 मिल जाएगा। क्या सर 0 से लेके T/2 की बात कर दूंगा? अब 0 से लेके T/2 की बात करूंगा मतलब यहां तक बात करूंगा, तो जितना पोर्शन पॉजिटिव का उतना पोर्शन नेगेटिव का। ये देखो यहां तक की बात कर रहा है, तो जितना पोर्शन पॉजिटिव का उतना पोर्शन नेगेटिव का। ये भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 से लेके T/4 की बात कर देंगे सर, 0 से लेके T/4 तक की बात कर लेंगे, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली पॉजिटिव में। और कितनी मिलेगी? जो साइनसॉइडल में बनाया था 2I0/पाई, वो मिलेगी। कैसा नहीं मिली तो मिलेगी, क्या नहीं मिली तो अरे सिद्ध करके दिखाऊं क्या दिखा दो? तो अभी दिखा दो, रुको। तो ध्यान रखना, अगर 0 से लेके T/4 का मान के तो यही मिलेगा। अगर आपको क्या T/4 से T/2 तो यही मिलेगा, पर नेगेटिव में मिलेगा। अगर आपको क्या T/4 से 3T/4
तो अभी यही मिलेगा पर नेगेटिव। और यहां से कहते t/2 से t तो 0, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो सिमेट्रिकली आपको ध्यान में रखना है कि सर सब ध्यान रख लेंगे, पहले आप ये प्रूव करके बताओ, ये प्रूव करके बताओ। तो देखो थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूं। वी एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी, लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके t/4, ये इंटीग्रेट करूंगा dt 0 से t/4, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखो आई नॉट कांस्टेंट है, क्या सर कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा अपर लिमिट t/4 लोअर लिमिट 0, dt का हो जाएगा t, अपर लिमिट हो जाएगा क्या t/4 लोअर लिमिट 0, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, आई नॉट अपॉन ओमेगा, समझदार हो, t की लिमिट पुट करूंगा अपर माइनस लोअर, तो t/4 माइनस 0, तो t/4 आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना, इतना तो समझदार हो तुम लोग। तो यहां पर बात करें, अब ये रह गया, तो यहां देखो साइन ओमेगा, इस ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा क्या 2π/t इंटू स्मॉल टी की वैल्यू अपर लिमिट t/4 माइनस लोअर लिमिट क्या है कि सर जो भी है पर स्मॉल टी का मान 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब 4 को ऊपर शिफ्ट कर लो, क्या सर कर दिया, 4 आई नॉट अपॉन ओमेगा, अब t से t गया, 2 से 4 2 बार गया, तो पीछे क्या रह गया π/2, साइन π/2 मतलब 90, और साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो आ गया कि सर t कहां रह गया, ये रह गया t, ठीक है। अब कि अभी अपन ने देखा था कि सर क्या देखा था, ओमेगा t इज इक्वल टू 2π, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 आई नॉट अपॉन 5, चेक करो रे, ये सेम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो आपको केवल एक डाटा याद हो, ठीक है, और सिमेट्रिकली रूल पता हो तो आप किसी का भी औसत मान निकाल सकते हो, और प्रोसीजर से निकालना है तो आप इस प्रोसीजर से, ये तरीका जो है इससे निकाल। चलो आगे है? तो तुम्हें एक सवाल दे देता हूं, तुम लोग हल करना और कल चेक करवा लेना, ठीक है। I इक्वल्स टू 3 + 4 साइन ओमेगा टी, इसका औसत मान निकालना है बेटा एक चक्कर के लिए, कितने चक्कर के लिए, और ध्यान रखना आपको अगर टाइम इंटरवल नहीं दे रखा है और कहा औसत मान निकालना, तो एक चक्कर के लिए ही होता है, एक चक्कर के लिए ही होता है। तो अगला बात हो रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसी कंटेंट है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और आपको कहते हैं उसका आरएमएस मान निकालना, जरूरी नहीं है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टा हो या कुछ भी हो तुम्हारे पास, और तुम्हें कहा जाए क्या करना है, तुम्हें आरएमएस मान निकालना है, क्या करना है, आरएमएस मान निकालना है, तो आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जैसे ये लिखा हो वैसे करना है। क्या सर कैसे करना है, अगर हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास अगर कोई कंटेंट है, उसका भौतिक राशि का सिंबल है बेटा एक्स, क्या है एक्स, ठीक है। तो पहले क्या कहा इसने, क्या कहा वर्ग करो, ये वर्ग किया, फिर क्या कहा माध्य करो, माध्य मतलब औसत मान निकालो, ये माध्य निकाला, फिर कहा मूल करो, मूल का मतलब वर्गमूल करो, वर्गमूल मतलब ये रूट ले लो, ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वो होगी बेटा तुम्हारा एक्स आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अपन बात कर रहे थे आरएमएस मान की, तो आरएमएस के अंदर सिंपल सा मैं कह रहा हूं कि बेटा वर्ग करो, पहले माध्य लो, फिर वर्गमूल ले लो, ठीक है, तो आपको आरएमएस मान मिल जाएगा। या फिर इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा उल्टा चल लेना, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो और फिर रूट करो, और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग पहले वर्ग करो, फिर माध्य और फिर मूल कर लो, तो आपको वीआरएमएस निकल जाएगा, एक्स आरएमएस निकल जाएगा, सी आरएमएस, जिसका भी आरएमएस निकालना वो निकाल लो। क्या सर कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस मान आपको ज्ञात करना है बेटा। तो सर क्या आपने कहा, क्या कहा, वर्ग करो, I स्क्वायर इक्वल्स टू I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वर्ग हो गया, फिर माध्य लो, I स्क्वायर का माध्य
माध्य जो होता है वो वेरिएबल का होता है, जैसे 5 5 5 5 5 5 5 5 ये 5 का माध्य कितना 5, कांस्टेंट वैल्यू का माध्य वही रहता है। तो ये आई नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, इसका तो क्या माध्य निकालो, इसका माध्य निकलेगा, औसत मान निकलेगा इसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान निकालेंगे। अब यहां मैं तुम लोगों को बता दूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो होता है हाफ 1/2। क्या सर कैसे? अभी जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर लो। कैसे? वही साइन स्क्वायर ओमेगा टी को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना, इसको इंटीग्रेट कर लेना, कहां से कहां के पूरा चक्कर, तो ये पूरा चक्कर, ये इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। क्या सर अभी तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पूरे चक्कर का औसत मान 0 आ रहा था क्योंकि वहां पर जो सिंगल पावर होती थी तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इक्वल होती थी, पर यहां पर क्या है, स्क्वायरिंग है। क्या है? स्क्वायरिंग है। जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायरिंग के केस में आपको मिलेगा ग्राफ को इस प्रकार से, ऐसा यूं। तो पूरी वैल्यू कैसे मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, तो उसका एवरेज करोगे तो एवरेज लगभग मिल जाएगा हाफ। आप साइन स्क्वायर का औसत मान निकालो या कॉस स्क्वायर का औसत मान निकालो, दोनों ही केस के अंदर आपको मिलेगा 1/2। साइन स्क्वायर का भी 1/2, कॉस स्क्वायर का भी 1/2, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे जो नेगेटिव वैल्यू होती है स्क्वायरिंग करने पे पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाती है और उसका एवरेज वैल्यू आएगा हाफ। तो यहां पर साइन स्क्वायर इसका औसत मान जो होगा वो आपको मिल जाएगा कि सर क्या हाफ। तो आपने वर्ग किया, माध्य किया, अब ले लो वर्गमूल, ये लो सर वर्गमूल, ये लो। तो ये स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट, इसको बोलूंगा IRMS। ये आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, आई नॉट रह गया, √2 रह जाएगा ये। तो IRMS की वैल्यू जो होती है वो होती है आई नॉट बाय √2। IRMS की वैल्यू होती है आई नॉट बाय √2, और इसको और डिफरेंट फॉर्म में चेंज करें तो 1/√2 की वैल्यू होती है बेटा 0.707 आई नॉट, या फिर और भी चेंज करें तो आप ऐसे लिख सकते हो 70.7% ऑफ आई नॉट। जो RMS मान होता है, RMS मान वो क्या होता है, अधिकतम धारा का 1/√2 गुना, या शिखर मान या अधिकतम धारा का 0.707 गुना, या शिखर मान का 70.7%। 70.7% जो होता है वो RMS वैल्यू होता है किसका? पीक का, अधिकतम मान का। क्लियर? जैसे अपन बात करते हैं कि सर अपन बात करते हैं, हाँ बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो अपने घरों में वोल्टेज आता है ERMS, वो आता है बेटा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अरे आता है ना ऐसे, ये प्लस का 220, ये माइनस का 220, डिफरेंस आ जाता है 440 वोल्ट। और तुम लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, शायद सलमान खान का है, झटका वाला, लगा 440 का झटका। कोई गाना है कौन सा है? तो 440 वोल्ट का झटका कहते हैं वहां पर, क्योंकि यहां पर जो पीक टू पीक चेंज होता है वो 220 पॉजिटिव 220 नेगेटिव, तो डिफरेंस आता है 440 वोल्ट का। अब चूंकि बेचारे वो जो है साइंस के तो है नहीं, अगर साइंस के होते, फिजिक्स पढ़ी होती, तो वो कहता क्या कि ये तो RMS वैल्यू है, ये तो क्या है, RMS वैल्यू है। अगर इसकी पीक वैल्यू की बात की जाए, पीक वैल्यू मतलब I नॉट या E नॉट, तो E नॉट जो होता है क्या, E नॉट, तो E नॉट क्या आता है, E नॉट आता है कैसे, √2 को इधर भेज दो तो वो आता है √2 इंटू RMS, ERMS। तो ये आता है आपके पास में 1.414 मल्टीप्लाई 220, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आती है 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। तो बेटा यहां मैं तुम लोगों को बता दूं, माइनस का 311 प्लस का 311 वोल्ट, तो ओवरऑल जो झटका होता है बेटा वो 440 तो कहने के लिए होता है, ये होता है कितना, 622 वोल्ट का, 622 वोल्ट का। तो आप जब AC के साथ कांटेक्ट में आते हो तो उस केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज वेरी करता है पीक टू पीक, वो आता है 622 वोल्ट, 622 वोल्ट। क्लियर? और समझ में आया कि नहीं आया? कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास कहते हैं इंजेक्शन, मतलब छोटी सी इंजेक्शन लगाएंगे, छोटा सा इंजेक्शन लगाएंगे, और वो सुई इतनी बड़ी ले आता है।
तो वही है, कहने के लिए 440 है पर 440 नहीं बेटा, 622 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो आपको इफेक्टेड करेगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में संबंध भी आ गया। आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू I0/√2। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे कंपटीशन के अंदर पूछ लिया, क्या IRMS अपॉन I0 बताओ, तो या फिर ERMS अपॉन E0 बताओ, तो एक ही आंसर क्या 1/√2 या फिर 0.707, या इसको उल्टा करके पूछ ले तो तुम भी उसको उल्टा कर दो, I0 अपॉन IRMS तो √2 या फिर 1.414। तो जैसे भी आपको पूछा जाए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है तुम लोग इसको कर लो। क्लियर? तो ये बात हुई आरएमएस मान। तो आज अपन ने देखा बेटा करंट को दो भाग में डिवाइड किया, एसी और डीसी। डीसी जो थी वो समय के साथ हमेशा नियत रहती है, मतलब आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। ठीक है, डीसी का जो जनरली सोर्स है वो सोर्स होता है बेटा बैटरी वगैरह, बैटरी है, सेल है, ठीक है वो, या डीसी जनरेटर भी कह सकते हो, डीसी जनरेटर भी कह सकते हो। डीसी की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है और आवर्तकाल का मान जो होता है वो अनंत होता है। जबकि एसी की बात करता हूं तो एसी का मान आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, तो उसके लिए जो जनरली इक्वेशन आती है I=I0 sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए कि जो एसी प्रोड्यूस की जाती है वो करता है एसी जनित्र। कौन करता है? एसी जनित्र जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। अब अपने इंडिया के अंदर जो एसी वोल्टेज काम में लिया जाता है घरों में, वो लिया जाता है 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट मैंने अभी कहा है कि ये आरएमएस मान होता है। क्या होता है? आरएमएस मान होता है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होगा कि एसी जो होती है वो 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्कर लगाती है बेटा, ऐसे 50 चक्कर लगाती है। इसका मतलब एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू, 2 बार 0। तो 1 सेकंड के अंदर बेटा वो 100 बार तो 0 होती है, 100 बार ही क्या होती है? अधिकतम होती है। तो अब ऐसे कह मत देना कि सर बल्ब में हमें दिखता तो नहीं है। अब देखने के लिए वो स्पीड चाहिए, वो स्पीड अपने पास है नहीं। कैसे देखने के लिए स्पीड? हाँ, देखने के लिए स्पीड चाहिए। कि सर कैसे? भाई ये 1 सेकंड में 100 बार 0 हो रहा है। अब 1 सेकंड में 100 बार 0 हो रहा है, आपकी आंख जो होती है बेटा उसके ऊपर कोई 0.1 सेकंड के लिए कोई चीज रहती है तो वो आपको दिखाई देती है। पहले पिक्चर और दूसरे पिक्चर में कम से कम 0.1 सेकंड का डिफरेंस हो, मतलब 1 सेकंड में अगर 10 पिक्चर तुम्हारे सामने से ज्यादा निकल जाए तो वो मूवी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मूवी, मतलब चलचित्र की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तो बेटा 1 सेकंड के अंदर 100 बार 0 हो रहा है। तो जैसे तुम लोग स्लो मोशन वाले वीडियो देखते हो, वैसे ही अगर कोई इस इमेज को या किसी ट्यूबलाइट छोड़ो, बल्ब को क्या करे? स्लो मोशन कर दे। स्लो मोशन भी कितना? 1/100 टाइम, या 1/100 नहीं तो 1/50, तब जाके वो कहीं आपको देखने को मिलेगा। पर इतना स्लो अपन कर नहीं सकते। तुम देखते होंगे रील्स वगैरह में जो स्लो करते हैं वो आधा कर लेते हैं, 1/8 कर लेते हैं, पर 1/50 बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अपने पास तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं, होता तो करके दिखाते। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। इसके बाद में बताया कि जो अपन डीसी का जो मेजरमेंट करते हैं वो जनरली अमीटर वोल्टमीटर करते हैं, जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। धारावाहिक कुंडली के ऊपर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है और कुंडली घूमती है, और तो वहां जो विक्षेप होता है वो धारा पे डिपेंड करता है। जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर का उपयोग करते थे, जो धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। इसकी जो स्केल थी अमीटर और वोल्टमीटर की वो रेखीय होती है, मतलब गैप सेम रहते हैं। इसकी जो थी वो कैसी थी? अरेखीय थी। कैसी थी? अरेखीय थी। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि अपने जो एसी वोल्टेज या एसी करंट है उसके लिए इक्वेशन जनरली साइनसोइडल ज्यावक्रीय आती है, और वो होती है I=I0 sin ओमेगा टी या फिर E=E0 sin ओमेगा टी। तो उसके लिए अपन ने एवरेज वैल्यू देखी अलग अलग पार्ट की। एक कंप्लीट सर्कल के लिए सिंगल पावर के अंदर 0 होती है, ठीक है, और अलग अलग पार्ट की भी देखी। फिर देखा अपन ने आरएमएस मान जो तुम्हारे सामने है,
आरएमएस मान के अंदर और पीक मान के अंदर रिलेशन देखा, आरएमएस वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है, या फिर पीक वैल्यू की 0.707 टाइम्स होती है, या फिर पीक वैल्यू की 70.7% होती है। क्लियर? तो ये जो है अपन ने आरएमएस मान वगैरह देखी। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे सर्किट के बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल। ओके।